हेलो, आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। 14 बंदे आए सिर्फ, मैं एक में भी हूँ। मतलब किसी से उस सुबह नहीं उठाया था। अच्छा जी। लास्ट हम लोगों ने देख लिया था इंस्टेंटेनियस पावर, और उसकी ये खतरनाक सी चीज़ें जो हैं, ये पहली पेज पे जो लिखी है ये हमने स्किप कर दिया था। क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान अल्फाजों में नीचे जाके लिखा है ये चीज़ें। तो ये एक एग्जांपल लेते हुए हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर टाइम के पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश की थी हमने। ठीक है, हमने वोल्टेज कुछ ना कुछ सपोज किया सर्किट का। ये सर्किट एज्यूम करते रहे। ठीक है, तो इस सर्किट में ये वोल्टेज था, तो हमारे पास करंट जो होगा क्योंकि इंडक्टिव लोड है या साथ ही साथ रेजिस्टर के साथ, तो फेज शिफ्ट कुछ ना कुछ अब बनेगा हमारा, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो करंट में हमने फेज भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से फिर हमने आगे चल के इसको ड्राइव किया था, पावर कैलकुलेट की थी। तो हमें पावर के अंदर ना दो पार्ट नजर आए थे। ठीक है, एक पार्ट जो था वो रियल पार्ट था, यानी कि जिसके ऊपर टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट था। और दूसरा पार्ट जो है वो टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड हो रहा था। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स आए थे। इसमें सबसे पहला वाला जो पार्ट था ये हमारे पास एवरेज वैल्यू का पार्ट था। एवरेज वैल्यू जो भी आएगी उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है। राइट पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एवरेज आउट होने की वजह से वो जीरो बन जाएगा हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ें देख ली थी। इसकी जो मैंने अभी रिपीट किया वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। फिर जो फॉर्मूला अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लेते हुए किया था, अब ये जनरल लेते हुए कर रहे हैं। ठीक है, सेम वही काम है। वोल्टेज एज्यूम किया कुछ ना कुछ कंप्लीट, जो जनरल इक्वेशन होती है वोल्टेज की, उसी के रिस्पेक्टिव कोई ना कोई करंट भी जनरेट होगा सर्किट के अंदर, उसकी भी एक जनरल इक्वेशन ली। इन दोनों की वजह से अब हमने पावर निकाली है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय आई ऑफ टी। ठीक है, तो यही किया, दोनों वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वी इंटू आई। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया ये। अच्छा, इस फॉर्मूले में कोसाइन जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसके ऊपर हम लोगों ने एक आइडेंटिटी लगा दी, तो वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी यहाँ नहीं लिखी है। चलो खैर, सिंपल सी है। कॉस थीटा वो भी आगे रिपीट हो जाता है, या कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये आइडेंटिटी लगाते हुए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया हमारे पास जो नॉर्मल लिखी हुई है। फिर मैंने इसको कहा कि अगर मुझे ये इंस्टेंटेनियस पावर की जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन से अब मुझे क्या निकालना है? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए मुझे क्या करना होगा? इस चीज़ को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, इंटीग्रेट किसी टाइम पीरियड, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड जो कि टोटल टाइम पीरियड होगा हमारी साइकिल का। ठीक है, तो उसके लिहाज से जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास सिर्फ एवरेज पावर में ये वाला फैक्टर आई है, ये वाला हाफ वी एम आई एम कॉस थीटा माइनस फाई। थीटा जो था वो वोल्टेज का था और फाई जो था वो हमारे पास करंट वाला था। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास। और जो बाद वाला पार्ट था हमारे पास इंस्टेंटेनियस पार्ट इक्वेशन का, बाद वाला पार्ट जो है वो गायब हो गया इंटीग्रेशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि टी और टी वन माइनस टी टू जो था, टी टू माइनस टी वन टोटल टाइम पीरियड जिस पे हमने इंटीग्रेट किया, वो आपस में कैंसिल आउट वगैरह कर रहा था और कोसाइन की वैल्यू जीरो आ रही थी उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि पहले। फिर हम लोगों ने ये कुछ न्यूमेरिकल भी देख लिया था। इस न्यूमेरिकल में करना क्या था? इस न्यूमेरिकल में इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर ये दोनों निकालनी थी अगर हमारे पास वोल्टेज गिवन है और इम्पीडेंस गिवन है तो। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे पास क्या गिवन था? 4 cos पाई टी पाई बाय 60। ठीक है, तो इस पावर वोल्टेज से लेते हुए हम लोगों ने पहले करंट निकाला क्योंकि हमें इम्पीडेंस मालूम है। अब वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो V इंटू आई, ये हमारे पास वो आ गया V, और ये वाला पूरा पार्ट आई का,
आई और वी दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर तो आ गई। अब इसके अंदर फिर मैंने दोबारा से ये फॉर्मूला ही अप्लाई किया क्योंकि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों ऐड अप होके सिंप्लीफाई हो गई हमारी इक्वेशन। आखिर में जाके ये इक्वेशन बनी थी। इस इक्वेशन में एक रियल पार्ट था, यानी कि जिसमें टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट जो कि 2a था, और फिर बाकी वाला पार्ट जो है वो था। तो ये दोनों पार्ट मिलके हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर बना रहे हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे पावर निकालनी है तो ये वो हो सकती है। इंस्टेंटेनियस पावर का ये जो हमने अभी न्यूमेरिकल देखा है, इसका बुक में एक ग्राफ भी बना हुआ है, तो ये भी मैं डाल ही देता हूँ तो शायद तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए इंस्टेंटेनियस का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। न्यू स्लाइड, ठीक है। तो ये एक ग्राफ गिवन था, ब्लू वाला जो है वो पावर है, और इनमें से कोई एक जो होगा वो वोल्टेज का होगा और एक जो होगा करंट का होगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वोल्टेज और करंट को, सर हाँ सर ऑरेंज वाला करंट का है और ग्रीन वाला जो है वो वोल्टेज का है। हाँ ऐसे ही कुछ है, मैंने देखा नहीं, सही से रीड नहीं किया था, लेकिन यही कुछ गिवन है। तो इसके अंदर हमें पावर वाला जो है वो ब्लू वाला जो है मेन, उसके ऊपर मैं अभी फोकस कर रहा हूँ। तो हमें क्या दिख रहा है, पावर जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है, टाइम टू टाइम। अगर मैं किसी और टाइम पे यानी कि लेट्स से 5 सेकंड के ऊपर देखूँ तो मेरे पास पावर कुछ और है, 6 सेकंड पे देखूँ तो मेरे पास पावर इंक्रीज हो गई, और कोई 10 सेकंड के ऊपर देखूँ तो पावर मेरे पास नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। सर तो इसमें तीनों चीजें वेरी नहीं कर रही, हाँ, तीनों मतलब हर चीज़ें जगह वेरी से कर रही हैं। पॉइंट चीजें बिल्कुल, वेरी कर रही। बिल्कुल वेरी कर रही हैं, वोल्टेज भी वेरी कर रहा है, इसके अंदर करंट भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, एवरेज पावर क्या होगी इसके अंदर, अगर मैं इसका एवरेज देखूँ तो मैं बना रहा हूँ इसको ग्रीन नहीं, चलो रेड से ही बनाते हैं, ठीक है। तो मैं रेड से बना रहा हूँ। ये जो लाइट ब्लू वाला हमारे पास वेव फॉर्म है, इसका एवरेज आउट कहाँ निकलेगा, हमारे पास बीच में नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हमारे पास इस सेंटर लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, ये हमारे पास वो 2 वॉट कुछ आया था, ठीक है। जो इस न्यूमेरिकल में हमने 2 निकाला है ना, तो ये वो 2 है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। लाइन तो एक्चुअल में नजर नहीं आ रही, ये इमेजिनरी लाइन समझ लो तुम लोग, डॉटेड अगर मैं बना लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो है वो 2 वॉट का है उस न्यूमेरिकल के लिहाज से, ठीक है। इस 2 वॉट के ऊपर ये ऑसिलेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इक्वेशन भी हमें यही बता रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोई ना कोई कोसाइन के फैक्टर से, कोसाइन फंक्शन से ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो खैर ये चीज़ हो गई। अच्छा, आगे चल लेते हैं। आगे हमने देखा था आइडियल जो रजिस्टर होता है सिर्फ वो भी पावर एब्जॉर्ब करता है, और बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं पैसिव, बाकी 2 एलिमेंट जो हैं वो पावर एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। पावर एब्जॉर्ब नहीं करते का मतलब क्या है, उसके अंदर मैंने जितना पावर उसके अंदर दी थी मैंने, वो वापस रिटर्न कर देता है अगली साइकिल में या किसी ना किसी टाइम पे, ठीक है। जैसे ही उसको अपोजिशन मिल रही होती है, जैसे इंडक्टर अपोज करता है हमारे पास करंट के चेंज को, तो जिस टाइम पे करंट राइज हो रहा था वो चार्ज अप होके बैठ गया, अब करंट फॉल हो रहा है मेरे पास सोर्स की वजह से, तो अब इंडक्टर करंट देने लग गया सिस्टम के अंदर। तो इंडक्टर जब वापस दे रहा है तो चार्ज हुआ था पहले, तो इफेक्टिव एवरेज पावर देखी जाए तो क्या हुआ हमारे पास, एवरेज आउट होके जितना उसने चार्ज अप हुआ था उतना वापस भी कर दिया, तो ज़ीरो पावर उसने कंज्यूम की। सेम इसी तरीके से कैपेसिटर का भी है, लेकिन रेजिस्टर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, कंप्लीटली पावर जो है ना वो डेसिपेट कर देता है एज अ हीट, ठीक है, या एज अ कुछ भी, जो भी है उसका मामला हो जाने। लेकिन हमें पता है कि सारी की सारी पावर जो है वो कंज्यूम होती है रेजिस्टर के ऊपर, वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता। तो पावर एब्जॉर्ब जो भी होगी एवरेज पावर, वो रजिस्टर के ऊपर ही होगी मेनली, ठीक है।
इसके अंदर भी यही बताने की कोशिश की है कि इसके अंदर दो फैक्टर थे, लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो सिर्फ रजिस्टर वगैरह के ऊपर, और राइट वाला जो पार्ट है वो हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर्स वगैरह के ऊपर की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, राइट वाला पार्ट। अच्छा खैर, ये आखिरी न्यूमेरिकल भी देख लिया था हम लोगों ने 11.3 वाला, यानी कि ये वाला न्यूमेरिकल, और फिर हम लोगों ने टाटा कर दिया था क्लास में। तो इस वाले न्यूमेरिकल के लिहाज से हम लोगों ने क्या देखा था इसके अंदर, इसमें निकालनी थी हमें एवरेज पावर, कितनी पावर एवरेज हमारे पास डेसिपेट हो रही है, ठीक है, या डिलीवर हो रही है सिस्टम को। तो एवरेज पावर जो है वो इस वाले फैक्टर के ऊपर तो डिलीवर होती ही नहीं, तो जो भी फैक्टर होता है वो रियल पार्ट के ऊपर ही डिलीवर हो सकती है पावर जो भी है। तो हमने इसी को ही लेते हुए जेड एल की जो दो वैल्यूज गिवन थी, सिर्फ इसको लेते हुए हम लोगों ने पावर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, करंट हमारे पास गिवन था तो आई स्क्वायर आर हमने सिंपली वो लगा दिया और पावर कैलकुलेट कर ली। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल जो है अब ये कर लेते हैं आज के दिन। तो न्यू स्लाइड। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है यार, दो इक्वेशंस लिखवा दो। I1 की इक्वेशन क्या बनेगी? मेरे ख्याल से अब तो तुम लोगों को आगे होगा ना, पीछे कर लिया था। I1 की इक्वेशन 20 एंगल 0 मैंने एक साइड पे लिख दिया, इक्वल्स टू आगे क्या होगा, आई J2I1 हाँ J2I1, ठीक है। अच्छा ये हो गया, आई में ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है, I1 हो गया, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस plus 2I1 minus I2. I1 माइनस I2, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, -10 एंगल 0 मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू के उस साइड पे, ठीक है। 2I2 माइनस I1, सही है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सही है। -2JI2, ये भी सही है मेरे ख्याल से तो। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं ओपन अप कर दूं, तो ब्रैकेट्स ओपन कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास, I1 हमारे पास, यानी कि I1 मैंने कॉमन ले लिया है, और 20 एंगल 0 तो वैसे का वैसे ही है। I1 कॉमन लेने से मुझे क्या मिला, 2 प्लस J2, ये बचेगा, -2I2, ये हो गया, सही है ना। अच्छा, इस वाली इक्वेशन से हमारे पास क्या बचेगा, -10 एंगल 0 इक्वल्स टू I2, अब कॉमन लेते हैं, I2 प्लस I2 कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचा, 2 माइनस 2J बचा, ठीक है, 2 माइनस 2J और -2I1, ठीक है, दो इक्वेशंस। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा लो जल्दी जल्दी। फिर बैक करिएगा। हाँ जी, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? और रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने, कुछ भूला तो नहीं फिलहाल तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ूँ? यस सर। क्या हुआ आगे आप इसके, कोई अच्छा सा काम बता दो तुम लोग। तो मैं एक काम करता हूँ कि -10 एंगल 0, 2 है 20 है। 2 है 20 है, हाँ ये एक अच्छा सवाल है, 20 है ये 2 कैसे बन जाएंगे।
0 लिख देते हैं भाई, ये रहा, ठीक है। जीरो 20 है, ठीक है। 10 एंगल 0 माइनस I2 2 माइनस 2J, ये ऐसे ही रहने दो। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। ये क्या बच गया, I1, सही। तो एक इक्वेशन ये बन गई, इसको ए के अंदर डाल देते हैं। ए के अंदर डालने से पहले ना मैं ये सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, तो ये 2 कट के 5 बना देगा इसको, और माइनस साइन प्लस हो जाएगी, माइनस साइन भी प्लस हो जाएगी, तो ये नीचे का गायब हो गया पूरा, और ये 2 भी कट के, ये भी 2 भी कट के 1 1 बन जाएगा, सही है। 1 माइनस 1 ये, सही है ना। एलसीएम ब्रेक किया और मैंने माइनस माइनस साइन से राइट करा दिए, तो सा सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, ये I1 को मुझे इंसर्ट कर देना है उस वाले में, तो 20 एंगल 0 बराबर हो गया किस चीज़ के, 5 एंगल 0 प्लस I2 टाइम्स 1 माइनस 1J, ये पूरा फैक्टर जो है 2 प्लस 2J से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2I2। अच्छा यार, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा दो तुम लोग, 2 + 2J, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है। ये आर एंगल थीटा में कन्वर्ट होके क्या बनेगा, ये मेरे ख्याल से बनना चाहिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 का रूट 2 2 बनेगा, 2√2, और एंगल 45 कुछ बनना चाहिए, सही है। मेरे ख्याल से तो यही बनेगा, बाकी तुम लोग देख लो यार। नहीं, 4 4 से 16 होता है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। कोई है कैलकुलेटर वाला, तो आएगा 4 + 4 2√2 ही आएगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। चलो यार खैर, ये हो गया। अच्छा, 1 - 1G का क्या बनेगा, 1 - 1G का, वो क्या करना था फिर भूल गया। शिफ्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्जन का आ जाएगा वो ऑप्शन। तो कर लिया, उसके बाद ये 2√2 अंडर ये कैसे करना था। क्या, एक ही आर थीटा वाला। 2 + 2J पहले तुमने कैलकुलेटर में लिखना है, तो फिर उसके बाद शिफ्ट 2 बटन, और 3 आर एंगल थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा 2√2 अंडर 45 आ रहा है। चलो बेस्ट हो गया, यही आ रहा है। यही आना चाहिए था। अच्छा, 1 - 1J का भी कर लो, 1 - 1J का मेरे ख्याल से बनेगा सर रूट +2 और 2 एंगल एंगल -45। -45, बिल्कुल ठीक है। ये I2 हो गया हमारे पास, और ये तो 5 है, ये प्लस। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो गया ये। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिला, 5 * 10√2 एंगल 45, ठीक है। और प्लस I2 के साथ जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 4 × 2 = 8, 8 हो गया ये, और 45 एंगल 0 बन गया, सही है। -2I2 ये हो गया, वही I2 कहाँ गया इधर से, I2 इस पे आएगा ना, है ना जी। चलो ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर कितना था, 20 एंगल 0 चल रहा था, 20 एंगल 0 में से माइनस कर दो 10√2 एंगल 45, ठीक है जी। ये कर लेना तुम लोग, और I2 कॉमन निकाल के भी डिवाइड करवा देता हूँ, तो
8 एंगल 0 कुछ बचा और -2 भी बचा। ठीक है, तो ये कर दो तो हमारे पास I2 निकल आएगा यार। I2 इक्वल्स टू, ये पूरी खतरनाक इक्वेशन लिखनी है। क्या आया? वैसे मैं बुक में भी देख सकता हूँ क्या आया। ये बनना चाहिए 5/3 minus 5/3 iota। क्या? 5/3 5 minus 5/3 j। -5/3 ये कहीं गलती की है हमने अभी तक? तुम लोगों ने फॉलो किया है ना सही से? क्योंकि बुक के अंदर 5 - j10 आ रहा है। मैं इसे लास्ट इक्वेशन के हिसाब से तो यही आ रहा है। लास्ट इक्वेशन के हिसाब से यही आ रहा है यार। ये क्यों होती है यार ये पॉइंट एंगल 0 +10√2। ये आपस में जो मैंने मल्टीप्लाई की हैं चीजें वो तो सही की है ना, वो देखिए उन लोगों ने। 5 2 का 10 ही होगा और √2 वैसे ही आ जाएगा। एंगल 45 भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। इस वाले के अंदर 2 तो वैसे ही आ गया, तो √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आएगा। तो ये 8 कैसे बन गया? ये तो 4 बनेगा। 4 होगा सर ये। हाँ जी, तो ये 4 हो गया। यार, हमारी मैथ बहुत बुरी है। अब सही हो जाएगा। जी अब आ रहा है 5 - 5j। 5 - 5j अभी भी गलत है। 5 - 10j कुछ आना चाहिए। अब क्या गलती की है भाई? √2 शिफ्ट एंगल 45 में 180 ऐड करें तो 180। 5 - 5j ही आ रहा एक मिनट, मैं गलत देख रहा हूँ। हाँ, 5 - 5 ही आ रहा है। मैं I1 देख रहा था इतनी देर से। ये बिल्कुल सही निकला है। चलो खैर, ये होता है जब नींद पूरी नहीं होती है। है। 1 मिनट पीछे खींचेगा। हाँ जी। सही है ना? तो आगे बढ़े। 1 मिनट सर, 1 मिनट। यार लिखना शुरू हो गया बंदा। आगे बढ़। अच्छा जी, आगे क्या करना था हमने? ये I1 को I2 की वैल्यू जो है वो I1 के अंदर डाल देनी। I1 की वैल्यू क्या थी? ये थी ना 5 प्लस 5 प्लस क्या लिखा हुआ था? 5 प्लस I2 टाइम्स 1 - 1j। ठीक है, ये किसके बराबर था? I1 के। ये 5 है, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इस I2 के अंदर जो है हम लोग डाल देते हैं 5 - 5j। तो 5 25 25 25 50 5 - 5 मतलब ऐसे लिख दो ना यार, डायरेक्ट हो जाएगा। तो 5 प्लस
5 माइनस 5j टाइम्स 1 माइनस 1j इक्वल्स टू I1। I1 कितना आया भाई? 5 माइनस 10j कुछ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो गलत हो नहीं सकता कि इतने पूरे सही है सर। ठीक है। तो ये तो हमारे पास करंट आ गया, तो ये हमने निकाला क्यों था? अच्छा, हमने निकालना था यार इस सर्किट के अंदर एवरेज पावर एब्जॉर्ब कितनी हो रही है हर पैसिव कंपोनेंट्स पे। ठीक है, तो हमें एवरेज पावर का पता है कि एवरेज पावर इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर कंज्यूम होती नहीं। ठीक है, तो पावर ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों हमारे पास जीरो हो गए, पीएल और पीसी। ठीक है, पी आर जो है उसके ऊपर कुछ आएगा वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी? पी आर की वैल्यू हमारे पास वोल्टेज आ गया, करंट आ गया। करंट कितना होगा यार? I2 माइनस I1 इसके अंदर रेजिस्टर से जो गुजर रहा है करंट, ऐसे ही कुछ होगा ना? या I1 माइनस I2 कर लें, जो भी कर लो, यही होगा, डायरेक्शन का फर्क यही हो, होगा। डायरेक्शन का फर्क होगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो I1 माइनस I2 होना चाहिए, फ्लैट जो भी है। I2 कितना है के भाई? हिसाब से I1 माइनस I2 होना चाहिए ना। हाँ, I1 माइनस I2 लिख देते हैं, क्योंकि बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसके लिए चाहिए होना चाहिए। I1 माइनस I2। अच्छा क्या आया? 5 माइनस, हाँ मैं गलती हो गई यहाँ, 5 माइनस 5j माइनस 5 माइनस 10j प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास? ये उल्टा नहीं, क्या? I1 हमने पहले लिखना है, I2 बाद में ना सर। I1 हमने, अच्छा यार मतलब मैं सही लिख रहा था उस टाइम पे। 5 माइनस 10j माइनस 5 प्लस 5j, यही कुछ होगा। यस 5 सर। 5 आपस में कैंसिल, माइनस 5j हमारे पास क्या आ गया? करंट आ गया, जो किस में से गुजर रहा है? रेजिस्टर में से। ठीक है, तो इसको आर एंगल थीटा में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? 5 एंगल -90 कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, तो करंट रजिस्टर के ऊपर, ये आर जो है वो सब स्केप वाला है आप, तो मतलब मैं सर इसको small r बना देता हूँ। हाँ 5 + 5j की साइन चेंज नहीं होंगे अगर माइनस से का ब्रैकेट होता है ना सर, ब्रैकेट सॉल्व होता है पहले, 5 हाँ, माइनस तो प्लस माइनस होता है, कर दी ना मैंने तो साइन फिर चेंज। -10j और +5 -5j प्लस हो जाएंगे, 15j होगा ना आंसर सर। क्या? नहीं ना, देखो 5 माइनस 5j I2 था, तो ठीक है इसकी सर, माइनस साइन करूंगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, आपने इधर कर दी है। माइनस बन गया, ये प्लस बन गया। सही है ना? थोड़ा सा सर ठीक डायरेक्ट है। कर दें। अच्छा चलो, मतलब हम दोनों ही जाग रहे हैं। खैर, 5 एंगल 90 जो आ गया, ये हमारे पास करंट आ गया। अब करंट मालूम है मुझे, रेजिस्टेंस मालूम है, तो निकाल लो। 5 का स्क्वायर आई स्क्वायर ओवर आर होता है। आर की वैल्यू क्या थी? 2। पावर, एवरेज पावर, 5 का स्क्वायर 25, 25 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 12.2, 12.5। ठीक है जी, तो 52 लिखा है, क्या 52 लिखा है, 5 की आई पावर स्क्वायर ओवर स्क्वायर। आर कैसे हो गया यार? ये फॉर्मूले भी मेरे को नहीं आते यार। I² × R होगा ना। आई स्क्वायर इंटू आर होगा बिल्कुल, और इंटू हाफ आर भी होगा ना। आता है हमारे पास। आई स्क्वायर कितना हुआ? 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है? 2 है, तो ये 2 ये 2 कैंसिल, तो 25 वाट आएगी पावर। यार ये आज की क्लास जो है ना बहुत बुरी होती है। ठीक है जी, तो ये हो गया, हम लोगों की पावर निकल चुकी है इस न्यूमेरिकल के लिहाज से, जो भी न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे। चलो यार आगे देखते हैं।
इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस। अच्छा, अ, ये जो अभी हम लोगों ने देखा है, ये अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट, ये तीनों चीजें हम लोग देख चुके हैं। वोल्टेज और करंट इंस्टेंटेनियस ये हम लोग शुरू ही में देख चुके थे, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट ही होता है, कोई ना कोई जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास वोल्टेज की और करंट की भी, ठीक है। उसमें कुछ फेज शिफ्ट भी हो रहा होता है, एक टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होता है, ये तीन मेन पार्ट होते हैं, और फ्रीक्वेंसी और टाइम तो ये होती ही है, ठीक है। तो वोल्टेजेस और करंट तो देख लिए थे, इन दोनों वोल्टेजेस और करंट इंस्टेंटेनियस को जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास पावर आ गई थी, ठीक है। अब उस पावर से हम लोगों ने फिर क्या किया था? एवरेज आउट करके हमने एवरेज पावर निकाली थी, ठीक है। एवरेज पावर के अंदर हमारे पास एक वो आ रही थी बात, कौन सी वाली, कि जब हम एवरेज पावर निकाल लें तो हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो गायब हो जाता है, ठीक है, एवरेज आउट होने की वजह से वो जीरो हो जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं इफेक्टिव वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू उसका भी कुछ होता है, मतलब उसको थोड़ा समझना बाद में सही से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं इफेक्टिव वैल्यू का मतलब इस तरीके से बताऊंगा कि जो हमारे पास साइन वेव में हमारे पास क्या आ रहा था, वोल्टेज और करंट, जो हमारे पास वोल्टेज और करंट साइन की टाइप में आ रहा था, इन दोनों वोल्टेज और करंट को देखते हुए अब मुझे क्या करना है, जो इनके इफेक्टिव वैल्यू बनी थी उससे डीसी से रिप्लेस कर दूं उसके, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि जो 25 वॉट है, इस लेट्स से इस एग्जांपल के अंदर 25 वॉट पावर कंज्यूम हो रही थी हमारे पास इस सर्किट से, ठीक है। ये सर्किट में हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम ले ही नहीं रहा था, कंजप्शन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टर जो है वो अकेले में 25 वॉट कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा सर्किट बनाना है जिसके अंदर डीसी का वो लगा हो, सप्लाई, ठीक है, डीसी की सप्लाई लगी हुई हो और सिंपल एक रेजिस्टर लगा हो, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो तो हमारे पास डेसिपेट करेंगे, तो सिर्फ एक हमने एक डीसी सप्लाई और एक रेजिस्टर से पूरे उसको रिप्लेस कर दिया। और वी इफेक्टिव की वैल्यू हमने ऐसी सेट की, और आर की वैल्यू तो 2 ही थी, ठीक है। वी इफेक्टिव की वैल्यू हमने ऐसी सेलेक्ट करनी है कि हमारे पास जो है ना पावर इसके अंदर से जो कंज्यूम हो रही हो वो कितनी हो रही हो, वही 25 वॉट, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये सिस्टम जो है जो एसी में ऑपरेट कर रहा था, अगर उसका मैं रेप्लिका बनाऊं कोई डीसी के अंदर, तो ये रेप्लिका जो होगा वो इफेक्टिव वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। इफेक्टिव वैल्यू करंट की क्या है और इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास वोल्टेज की क्या है। इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में अगर और समझना चाहो तो इसको तुम लोग उससे देखो, जिस तरीके से लाइट बल्ब होते थे ना जो पहले आते थे, 15 रुपए के शायद मिलते थे, सिंपल से रेजिस्टिव एलिमेंट उसमें लगा होता था एक अंदर, और जैसे ही हम उसे पावर अप करते थे तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा था वो, ठीक है। तो वो जितनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना, लेट्स से उसकी इंटेंसिटी कोई 500 लक्स है, ठीक है। लक्स जो है वो उसकी यूनिट होती है इंटेंसिटी की लाइट की। तो 500 लक्स जो है वो हमारे पास इंटेंसिटी जनरेट हो रही थी किसी पावर, जब मैं उस बल्ब को प्रोवाइड कर, सेम उसी बल्ब को अगर मैं डीसी सिस्टम में लगा दूँ और वोल्टेज की नॉब से मैं उसको वोल्टेज इंक्रीज करके रहा हूँ उस वक्त तक जिस वक्त तक मेरे पास उस लाइट बल्ब का जो इंटेंसिटी है वो उतनी 500 ना आ जाए, तो जैसे ही आ जाती है 500 तो मेरे को वो डीसी की वैल्यू ना वो उस एसी की वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वोल्टेज और करंट जो है तो वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। डीसी का वोल्टेज जो जितना आ रहा है वही इफेक्टिव हमारे पास डीसी पे भी रेप्लिकेट हो गया, दोनों सेम इंटेंसिटी में लाइट जनरेट कर रहे हैं, दोनों रेजिस्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यूज का मतलब इधर ये है, यानी कि सेम पावर जो एसी में जनरेट हो रही थी वो मैं डीसी में रहते हुए जनरेट कर लूँ, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ड्राइव करने के लिए हम लोग आगे गए, तो कर लेते हैं आप। इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आप, इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हमने ये किया कि रूट मीन और स्क्वायर के ऊपर आ गए, आरएमएस वैल्यूज के ऊपर, ठीक है।
तो रूट मीन स्क्वायर पे आने के लिए हाँ चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पावर इक्वल्स टू हमें पता था कि टाइम पीरियड पे मुझे इंटीग्रेट करना है जो इंस्टेंटेनियस करंट था उस चीज़ को, ठीक है। और उसको मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, अगर रेजिस्टर एक कांस्टेंट वैल्यू है रेजिस्टर की, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ना, वो पावर में बस कन्वर्ट हो गई। पहले ये सिर्फ करंट की इक्वेशन होती, आई लिखा हुआ होता अगर आर नहीं होता तो, ठीक है, और स्क्वायर नहीं होता। मैंने पावर में इसको कन्वर्ट किया है, तो पावर में कन्वर्ट करने से मेरे पास आई होता वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया और रेजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पावर की इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो रेजिस्टर जो है वो बाहर आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन से, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जीरो से लेके टी तक मैं आई के स्क्वायर लेता हूँ, और आई के स्क्वायर को जो भी वैल्यू आती है आई के स्क्वायर को उसको मैं इंटीग्रेट करवा देता हूँ जीरो से टी तक। यानी कि लेट से मेरे पास साइन वेव कुछ ऐसी आ रही थी करंट की, तो जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये थोड़ा सा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, और जो नेगेटिव साइकिल थी वो भी पॉजिटिव साइड पे आ गई, ठीक है, स्क्वायर करने से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ये दोनों जितने भी पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट, और ये साइकिल इंक्रीज होते जा रही है, तो ये सारे पार्ट को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और एक टाइम पे और अच्छा, स्क्वायर करने से कैसे पॉजिटिव में आ रही है, लेट से इसकी पीक जो थी वो क्या आ रही थी 2 वोल्ट या 2 एम्पेयर, ठीक है। तो नेगेटिव साइड पे भी कितना जा रहा होगा, 2 एम्पेयर तक ही कुछ जा रहा होगा, लेकिन क्या वैल्यू होगी उसका, मैग्नीट्यूड -2 कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, -2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, दो दफ़ा लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और वैल्यू जो है वो 4 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने इस पॉइंट का लिया है, इस पॉइंट का भी लूँ तो माइनस में ही वैल्यू है, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं आपसे ही होके स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर लेने की वजह से जो मेरे पास करंट की वैल्यूज थी वो पॉजिटिव में ही आ गई थ्रू आउट, ठीक है। तो यहाँ से मतलब मैं अब जा रहा हूँ रूट मीन स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। रूट और मीन और फिर स्क्वायर उसका ले लेना, ये कहाँ से आया। तो इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पावर की वो इफेक्टिव वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये हरकत की है, जीरो से लेके टी तक, यानी कि एक टाइम पीरियड तक मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये टाइम पीरियड था मेरा, सही। तो इस टाइम पीरियड तक मैंने इसको इंडिकेट किया। अब देखा फिर मैंने जो भी वैल्यू मेरे पास पावर की आई वो मेरी क्या कहलाई, इफेक्टिव पावर, ठीक है। तो इफेक्टिव पावर का मतलब क्या हुआ, ये जितना भी पार्ट लिखा हुआ है ये हमारे पास आई इफेक्टिव की इक्वेशन हो गई, ठीक है। बाकी आर तो वैसे ही था पावर की वजह से, आई स्क्वायर आर से अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊँ, आई स्क्वायर आर, तो स्क्वायर मैं ले रहा हूँ, और बाकी जो जीरो से लेके टी तक और डिवाइड में जो टी आ रहा है ये तो एवरेज के लिए काम आ गया, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको मैंने इफेक्टिव करंट कह दिया, सही। तो आई इफेक्टिव को अगर मैं सेपरेट करूं, तो आई इफेक्टिव को जब मैंने सेपरेट किया इस इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से, तो मेरे पास क्या है, आई इफेक्टिव जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। √1/t टाइम्स जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेट कर दो और आई स्क्वायर डी टी, ठीक है। इस चीज़ को मुझे इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके टी टाइम पीरियड तक, और इसका रूट ले लूँ तो ये आई इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास रूट आ गया हमारे पास, मीन के लिए ये चीज़ आ गई, ये फैक्टर, और स्क्वायर तो मैं कर ही रहा था अपने करंट को, ठीक है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट हो गया, सही। तो यहाँ तक तो बात हो गई कंप्लीट इफेक्टिव करंट की, सही। तो इसी तरीके से इफेक्टिव वोल्टेज भी आएगा, बस वी आई की जगह वी तो हो जाएगा काम खत्म, खैर।
चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू किसी भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की वो क्या होती है? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की इफेक्टिव वैल्यू, और इसी तरीके से अगर मैं अपने सर्किट के अंदर कोई ट्रायंगुलर या सॉ टूथ टाइप की वेवफॉर्म इंसर्ट कर दूं तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, यानी कि ये जो मेरे पास साइन वेव है इसका एवरेज क्या होगा? बिल्कुल सेंटर में होगा। इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी? थोड़ा सा ज़्यादा होगी। ठीक है, इफेक्टिव और उसके अंदर फर्क होता है। तो खैर ज़्यादा कैसे होगी ये मैं बता देता हूँ, मतलब इस टर्म से ये करंट की मैंने इक्वेशन ली थी। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर टाइम पीरियड जो था वो 2 पाई ओवर ओमेगा कुछ होता है। टोटल टाइम पीरियड जो हमने इसकी साइकिल होती है पीरियोडिक साइकिल, ठीक है, उसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा है। तो 0 से लेके 2 पाई ओवर ओमेगा तक मुझे इंटीग्रेट करना है किस चीज़ को? इस करंट को, इस करंट के स्क्वायर को। ठीक है, इस करंट का स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या आया? आई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर और एंगल, ठीक है, डी टी, और 1/t एवरेज की वजह से आ गया, रूट आ गया। ठीक है, आई इफेक्टिव की वैल्यू निकाल लो जो पीछे मैंने ड्राइव की थी, आई इफेक्टिव का फॉर्मूला, इसके अंदर बस वैल्यूज इंसर्ट की हैं। ठीक है, तो वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद फिर मैंने क्या करना है? इंटीग्रेशन को ओपन करना है और मल्टीप्लिकेशन और ये सब कुछ ओपन करना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ओपन किया। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1+cos 2 थीटा/2 के। तो अगर एलसीएम ब्रेक कर दूं तो एलसीएम ब्रेक करने से हाफ इसके नीचे भी आ गया और हाफ इसके नीचे भी आ गया। ठीक है, तो एलसीएम ब्रेक किया हुआ है इसके अंदर, ये जो है ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा वो बन गया cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस हाफ। अब इसमें इंटीग्रेशन जो है वो ओपन की है और कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन ओपन करने के बाद हमारे पास ये कुछ निकल के आ गया, मैं पूरा नहीं करवा रहा। ठीक है, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया और टी के अंदर मैंने ये रखा जो इसकी लिमिट है वो इंसर्ट की तो हमारे पास क्या आया? सिर्फ ये बचा हमारे पास Im/√2। ठीक है, मतलब t को जब मैं लिमिट्स ओपन करूँगा तो मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ ओमेगा आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई ओवर ओमेगा कुछ बचेगा हमारे पास। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो डिवाइड बाई 2 बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यानी कि 1/2 कुछ बचेगा। ठीक है, तो अंदर ये आ गया हमारे पास वैल्यू टोटल। तो आई इफेक्टिव जो है वो किसके बराबर है? Im/√2 के। ठीक है, Im/√2, लेट से Im जो था वो ये था। Im हमारी पीक होती है ना कोसाइन के अंदर, कितना मैक्सिमम वैल्यू तक ये जा रहा है। ठीक है, उस पीक को मैं डिवाइड कर दूं √2 से तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी इफेक्टिव वैल्यू, आई इफेक्टिव। ठीक है, और एवरेज क्या होती है? बिल्कुल इसका सेंटर, यानी कि आधा ऊपर जाना चाहिए और आधा नीचे। सेंटर हमारे पास उसका एवरेज आ गया। एवरेज का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये सेंटर में जब भी आता है। इफेक्टिव के अंदर कैंसिल आउट नहीं कर रहे होते क्योंकि वो दोनों साइकिल्स हमारे पास ऊपरी साइड पे ही आ जाती है, तो वो थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो एवरेज, इफेक्टिव और एक्चुअल पीक इन तीनों में अलग अलग बातें। ठीक है, तो ये हो गया। इस साइड पे हम लोग आए ही क्यों थे उसका भी मैं मतलब रीज़न बता देता हूँ। जिस तरीके से हम लोग अभी बल्ब की मैंने एक एग्जांपल दी थी ना, तो उस बल्ब का अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर देखूँ, समझ में आता है कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कभी इंक्रीज हो रही होगी कभी डिक्रीज हो रही होगी, यानी कि माइनस में होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वो चेंज हो रही होगी पावर टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन जब मैं एवरेज पावर देखूँ तो उस बल्ब के ऊपर एवरेज पावर 0 है, जो कि कोई सेंस ही नहीं बनती। मतलब एक बल्ब है जो पावर ही कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन वेव जो होती है उसके अंदर कोई डीसी कंपोनेंट नहीं होता, जो एसी साइन वेव कर होता है आईओटी, उसमें 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट आरएमएस। ठीक है, आरएमएस का मतलब इफेक्टिव वैल्यू वोल्टेज की ये होती है, नहीं तो 311 कुछ बनता है वो पीक वोल्टेज, या 300 वोल्टेज अगर राउंड ऑफ ले लेता है। तो 300 वोल्टेज हमारे पास पीक जा रही होती है
पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक में भी कुछ ऐसे ही होता है। तो इसका जब मैं इफेक्टिव निकाल रहा हूँ तो मेरे पास 220 कुछ बन रहा है। तो इफेक्टिव में देख रहा हूँ तो 220, एवरेज देखूंगा तो 0 होगा, उसके अंदर कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो खैर ये तो बात हो गई हमारे पास। रूट 2 का मतलब 0.707, 1/√2 का मतलब यानी कि 70% हमारे पास करंट वैल्यू का, यानी कि साइन वेव की 70% अगर मैं ले लूँ तो वो आरएमएस वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बस जो भी बातें की हैं फजूल सी अच्छी सी, तो ये भी नहीं है सर। और इसके अंदर एक वो भी बात लिखी हुई जो मैंने बताया ना, साइनोसॉइडल का इफेक्टिव जो होता है वो कुछ और निकलेगा। जैसे उसका निकला Im/√2। ठीक है, अगर मैं कुछ और ले लूँ वेव फॉर्म, लेट्स से सॉटूथ वेव फॉर्म, सॉटूथ वेव फॉर्म का हमारे पास क्या निकलेगा Im/√3। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये यहीं से आएगा, डेरिवेशन जो की है ना वहीं से आएगा। साइन वेव के अंदर कोसाइन का कुछ फैक्टर था, यानी कि उसकी इक्वेशन थी साइन की। अगर ट्रायंगुलर वेव या सॉटूथ वेव ले लूँ तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी इस इंटीग्रेशन के अंदर, और कुछ नहीं होगा। और इंटीग्रेट करो तो तुम लोगों के पास कुछ रिजल्ट निकल आएगा। वो रिजल्ट बुक वालों ने बस डायरेक्ट बता दिया, √3 के बराबर होता है, ये इग्नोर करो भी। भैया ये भी बातें हो गई। ये लिखा हुआ है, हाँ ना, सही है ना। तो बस ये फजूल बात लिखी है, जो हमारे पास आरएमएस की वैल्यू निकली है, तो यानी कि करंट, एवरेज करंट या इफेक्टिव करंट, एवरेज करंट बोल रहा हूँ, इफेक्टिव करंट जो निकला है और इफेक्टिव वोल्टेज इसी तरीके से निकलेगा। इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर लूँ और रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी पावर आ जाएगी, डिवाइड करूँगा तो भी पावर आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। पावर जो है वो इसके बराबर ही होता है अगर मैं इफेक्टिव वैल्यूज के टर्म्स में अगर बात करूँ तो वी इफेक्टिव इंटू आई इफेक्टिव। ये बातें हो गई। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट, अगर हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल सोर्सेज लगी हुई हो, कोई 10-12 सोर्सेज लगी हुई हो और हर सोर्सेज जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, तो हर फ्रीक्वेंसी का अपना अपना कोई इफेक्टिव करंट होगा। उन इफेक्टिव करंट को आपस में ऐड अप कर दो और रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर निकल आएगी हमारे पास। मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, या टोटल कंप्लीटली इफेक्टिव, हाई इफेक्टिव टोटल निकाल लो, या इफेक्टिव टोटल ही निकला, एक दफ़ा निकाल लो और उसको रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। खैर जो भी है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। जैसे पीछे कभी हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर दोनों सोर्सेज जो थी, जिसको सुपर पोजिशन से हमने किया था, दोनों सोर्सेज जो थी वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट हो रही थी। तो दोनों उन सोर्सेज की वजह से जो इफेक्टिव करंट बाहर निकला था, उन दोनों करंट का इफेक्टिव देख लो क्या है, उन दोनों करंट का फिर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, I1 में से I2 माइनस हो जाएगा, तो इफेक्टिव कुछ ना कुछ करंट इधर होगा टोटल। तो वो लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल सोर्सेज को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यार ये क्या है, खत्म हो गया आज का दिन। चलो सही है, टाटा। कर लो। मैंने सोचा था आगे भी ले चलेंगे थोड़ा सा। यार नहीं सर, इतना काफी है। काफी है इतना। हाँ, मुझे बहुत बोलना पड़ता है। ठीक है जी, काफ़ी है, फर्स्ट भी हो गए। शुक्र है, छोटा महीना है। ये अपलोड कर दीजिएगा वो। सही है, चलो। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।